प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था और अब करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ में ए और बी सिरों के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, ये इसमें हमें बताना है। धारिता का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। और जो धारिता है कैपेसिटेंस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो प्रतीक होता है इसका वो क्या होता है भाई? सी होता है। क्या होता है? सी होता है। तो यहाँ भी क्या है भाई? सी। यहाँ भी क्या है? सी। और यहाँ पे है सी बटे में क्या है भाई? 2। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि सी ए बी, क्योंकि ए और बी के सिरों के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी तो वो हमें निकालना है। तो सी ए बी बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे देखो कितने धारिता है, कितनी? 2। ठीक है, 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि सी गुणा में क्या हो जाएगा? सी। और बटे में क्या होगा? सी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या होगा? सी बटे में कितना है भाई? 2 है ना भी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो इसमें जो बराबर होगा यहाँ पे होगा सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। और बटे में क्या होगा? 2c। बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2c। और प्लस में c बटा क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। क्या होगा? c बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में जो होगा वो c बटे में क्या होगा? 2 प्लस में क्या होगा? c बटे में हो जाएगा 2। तो बराबर में क्या होगा? हमें क्या निकालना है? c निकालना है, यानी धारिता। तो सी ए बी जो होगा वो सी ए बी जो होगा बराबर क्या हो जाएगा भाई? सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखोगे, एक 2 फेरड संधारित्र के पार विभव का मान कितना है? 10 वोल्ट है। उसमें संरक्षित ऊर्जा का मान क्या होगा? और संरक्षित ऊर्जा, ऊर्जा का देखो मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। और जो जे होता है वो क्या होता है? इसका प्रतीक होता है। तो इसमें क्या बताना है? उसमें संरक्षित ऊर्जा का मान क्या होगा? अब इसमें देखो संरक्षित ऊर्जा, तो यानी इसका मतलब ये होगा ऊर्जा का प्रतीक क्या होता है भाई? ई। तो ई बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटे में क्या होता है? 2 सी इंटू क्या होता है? वी स्क्वायर होता है। क्लियर? ये वाला क्या होता है हमारे पास में? फॉर्मूला होता है। चलो, अब यहाँ पे सी बराबर इसमें कितना दिया भाई? 2 फेरड। कितना फेरड है? 2 फेरड। उसके बाद में V बराबर कितना है? तो 10 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। अब यहां पे ऊर्जा बराबर देखो क्या होगा? तो 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2। 1 बटे में क्या होगा? 2 गुणा में यहां पे जो C है, इस C का मान कितना है? तो यहां पे C का मान कितना है? 2। क्योंकि यहां पे इसमें क्या दिया है? 2 फेरड। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम कितना करेंगे? यहाँ पे होगा गुणा में 2। अब यहाँ पे V स्क्वायर है भाई। क्या है फॉर्मूले में? V स्क्वायर। अब V का मान इसमें कितना है? तो 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। तो यहाँ पे गुणा में क्या होगा? 10। और V स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर क्या होगा? E बराबर हो जाएगा हमारे पास में 100। 100 क्या होगा भैया? जूल होगा। 100 जूल जो है हमारे, बताओ कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे है बी ऑप्शन में। सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन। चलो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोला वायु में रखा हुआ है। इसकी धारिता का मान क्या होगा? इसकी जो धारिता है इसका मान क्या होगा? देखो भाई, सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि इसमें धारिता का मान हमें बताना है। ठीक है, और किस में बताना है? पिको फेरड में। क्योंकि यहां भी देखो पिको फेरड, यहां भी पिको फेरड, यहां भी पिको फेरड और यहां भी पिको फेरड। पिको फेरड में हमें बताना है। अब यहां पे देखो भाई, जो अर्थ की धारिता है, अर्थ की धारिता,
यानी सी बराबर क्या होगा, तो यहां पे होगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 1 बटे में क्या होता है भाई 9, गुणा में यहाँ पे 10 की घात कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, आर बराबर जो होता है वो 1 गुणा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 10 की घात माइनस का 2 मीटर, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें आर का मान। चलो जी, तो सी बराबर जो होगा यहाँ पे 1 बटे में क्या होगा 9 गुणा में क्या हो जाएगा 10 की घात 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा। तो सी बराबर बताओ क्या होगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 11, और पिको फेरेड में हमें इसे ज्ञात करना था, तो कौन सा हो जाएगा भाई 1.11, यानी हमारा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, पोर्सिलिन या फिर पॉलीस्टीरीन, ग्लास या फिर सॉफ्ट रबर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सॉफ्ट रबर होगा भाई, क्या होगा सॉफ्ट रबर, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रेरित ईएमएफ यानी उत्पन्न ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लागू करते समय अंगूठा किस ओर होता है, अंगूठा जो होता है वो किस ओर होता है, तो यहाँ पे प्रेरित ईएमएफ की दिशा की ओर, या फ्लक्स की दिशा में, या फिर चालक की गति की दिशा में, यदि तर्जनी उत्पन्न ईएमएफ की दिशा की ओर हो, या फिर चालक की गति की दिशा में यदि तर्जनी फ्लक्स की रेखाओं के अनुदिश हो। तो यहाँ पे हमारा सही होगा भाई चालक की गति की दिशा में यदि तर्जनी फ्लक्स की रेखाओं के अनुदिश हो। कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लागू करते समय जो अंगूठा है, अंगूठा चालक की गति में और तर्जनी फ्लक्स की दिशा में फ्लक्स की रेखाओं के अनुदिश होता है, और यहाँ पे जो प्रथम है, प्रथम अंगुली बल रेखाओं या फिर क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, तांबा चांदी हीरा का उदाहरण है, यहाँ पे कॉपर सिल्वर और डायमंड किसका उदाहरण है, डाई मैग्नेटिक पदार्थ, परामैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। तो डाई मैग्नेटिक पदार्थ होगा भाई, क्या होगा डाई मैग्नेटिक पदार्थ, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किससे बना होता है, मृदु लोह कोर का यानी सॉफ्ट आयरन कोर का। तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, मृदु लोह कोर जिसके चारों तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। स्टील कोर या फिर स्टील कोर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे वैसे बी ऑप्शन ही होगा भाई, क्योंकि विद्युत चुंबक किससे बना होता है, मृदु लोह कोर जिसके चारों तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ध्रुव के नजदीक इसकी ध्रुवता क्या होगी, तो ध्रुव की नजदीक इसकी ध्रुवता क्या होगी। तो यहां पे दक्षिण ध्रुव कोई ध्रुवता नहीं, उत्तरी ध्रुव दोनों ध्रुवता,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। कौन सा हमारा होगा, सी ऑप्शन, उत्तरी ध्रुव होगा भाई। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। निम्न गुणों में से किस गुण को हेनरी प्रति इकाई में मापा जाता है? प्रतिघात या प्रतिरोध या फिर धारिता या फिर प्रेरण? तो यहाँ पे सही आंसर होगा भाई प्रेरण होगा। क्या होगा, प्रेरण। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्रेरण का अर्थ क्या होता है? प्रेरण का अर्थ होता है यहाँ पे इंडक्शन होता है। क्या होता है साथियों, इंडक्शन होता है। तो प्रेरण या फिर इंडक्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेरण है, प्रेरण गुण को हेनरी में मापा जाता है, तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का उपयोग किसमें होता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, जो बायां हाथ होता है, जो बायां हाथ होता है, यानी लेफ्ट यानी वाम हस्त। तो किसके लिए लागू होता है? मोटर के लिए, जनित्र के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा मोटर। क्या होगा, मोटर होगा। क्योंकि बायां हाथ का जो नियम है, बायां हाथ जो है किसके लिए लागू होता है, मोटर के लिए। मोटर के लिए। अगर पूछे आपको दायां हाथ, राइट हैंड है ना, वो किसके लिए होता है भाई, जनरेटर के लिए, जनित्र के लिए, है ना। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर राइट हैंड पूछता, दायां हाथ पूछता, तो हमारा कौन सा होता है, फिर होता हमारा डीसी जनित्र। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मोटर जो है, तो ये यहाँ पे क्या पूछा है भाई, इसमें लेफ्ट हैंड पूछा है, इसलिए कौन सा होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। जो अंगूठा होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? धारा की दिशा को, फ्लक्स की दिशा को, गति की दिशा को, गुरुत्वाकर्षण की दिशा को। तो यहाँ पे सही होगा भाई हमारा सी ऑप्शन, गति की दिशा को कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे जो अंगूठा होगा ये किसकी गति को दर्शाएगा? तो क्वेश्चन पूछा जाता है अंगूठा, अंगूठा जो होगा ये किसको भी, गति को। ठीक है। उसके बाद में जो तर्जनी होती है, तर्जनी यानी जो पहली अंगुली होती है, ये फ्लक्स को, किसको भाई, फ्लक्स को। और जो मध्यमा होती है, मध्यमा का मतलब हो गया भाई जो दूसरी उंगली होती है, ये करंट की दिशा को। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम के अंगूठा के लिए पूछा है, यानी किसके लिए पूछा है, थंब के लिए। तो किसको प्रदर्शित करेगा, गति की दिशा को, यानी जो फ्लक्स की सॉरी जो चालक की गति होगी उसको। ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप्स सामान्यतः किससे बनी होती है? लोहे के छोटे कणों से, सिलिकॉन आयरन से, फेरिक ऑक्साइड से, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो क्या पूछा है, चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप किससे बनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड से। किससे भाई, फेरिक ऑक्साइड से। हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्युत चुंबक को किससे बनाया जा सकता है? विद्युत चुंबक जो है उसको किससे बनाया जा सकता है?
एकल स्पर्श विधि से, डबल स्पर्श विधि से, विभाजित स्पर्श विधि से परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये सही होगा भाई। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकों परिनालिका यानी सोलेनाइड से विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। यदि किसी विद्युत धारावाही सोलेनॉइड अथवा कोयल के बीच नरम लोहा छड़ रख दी जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है और यह जो युक्ति होती है वो विद्युत चुंबक बन जाती है। तो परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चुंबक की पोलैरिटी का परीक्षण करने का केवल और निश्चित सबूत क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, आकर्षण, प्रतिकर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिकर्षण सही होगा भाई। क्या होगा? प्रतिकर्षण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चुंबक की पोलैरिटी का परीक्षण करने का केवल और निश्चित सबूत प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण के कारण दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसलिए कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। वैद्युत चुंबकीय त्वरण के नियम यानी फैराडे का नियम और लेंज का नियम को निम्नलिखित समीकरण में संक्षेप में दर्शाया जाता है। तो E बराबर एल आर, E बराबर एल डी आई बटा क्या है? डी टी, और E बराबर क्या है? डी फाई बटा क्या है यहाँ पे? डी टी। तो यहाँ पे यह वाला सही हो जाएगा भाई, सी वाला। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो जब किसी सर्किट या फिर कुंडली के संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली या फिर सर्किट में विद्युत वाहक बल क्या होता है? प्रेरित होता है। तो E बराबर क्या होगा? एन डी फाई बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी टी हो जाएगा। ठीक है। अब लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है कि E बराबर क्या होता है? माइनस एन डी फाई क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो E बराबर डी फाई डी टी। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? यानी पारामैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कम आकर्षित होते हैं या उसी प्रकार आकर्षित जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या फिर चुंबक द्वारा हल्का विकर्षित होते हैं। लोहे को क्यूरी पॉइंट तक गर्म कर प्राप्त करते हैं। तो यहां पे देखो हमारा डी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, ए वाला सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कम आकर्षित होता है। ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा चुंबकित होते हैं। जैसे प्लेटिनम हो गया और क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी हो जाएंगे भाई। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बंद सतह से बाहर निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? बताओ। शून्य होगा, आयतन आवेश घनत्व के बराबर होगा, या फिर सतह के कुल आवेश के बराबर होगा, या सतह आवेश घनत्व के बराबर होगा। तो सतह के कुल आवेश के बराबर होगा भाई। ठीक है। कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंज के सिद्धांत में प्रेरित ईएमएफ ई किसके विरुद्ध है? फ्लक्स के, फ्लक्स में बदलाव के, फ्लक्स और फ्लक्स में बदलाव दोनों के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फ्लक्स में बदलाव, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लेंज का नियम यह बताता है कि
प्रत्येक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की जो दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, ऐसी होती है कि इसके द्वारा उत्पन्न धारा को स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का क्या करती है भाई, विरोध करती है। तो फ्लक्स में बदलाव यानी कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फेराडे का नियम लागू होता है। फेराडे का जो नियम होता है वो किस पर लागू होता है, सभी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों में, या फिर सभी गतिमान चालकों में, या फिर केवल जब चालक एक पतले तार का बंद लूप होता है, या फिर केवल जब स्थायी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, यानी केवल जब चालक एक पतले तार का बंद लूप होता है, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फेराडे का नियम होता है भाई दो प्रकार के होते हैं। अब एक तो होता है प्रथम नियम होता है, कौन सा नियम भाई, प्रथम नियम, और एक होता है दूसरा नियम। तो फेराडे का नियम ये है यहाँ पे प्रथम नियम। प्रथम नियम का मतलब ये होता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का या फिर फ्लक्स को काटता है तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहां से ना, तो कोई चालक, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फिर फ्लक्स को काटता है तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित होता है। क्या होता है, प्रेरित होता है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम, किसी सर्किट यानी परिपथ या कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है भाई, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहां पे मैंने क्या करा दिया, आपको नोट करवा दिया। चलो जी, अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय त्वरण के फेराडे नियम निम्नलिखित से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय त्वरण का जो सिद्धांत है, फेराडे के नियम इनमें से किससे संबंधित है। एक रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल, रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल, या एक जनित्र की विद्युत वाहक बल, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, या एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा भाई हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एक जनित्र की विद्युत वाहक बल, तो कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो प्रथम नियम होता है, यानी जब किसी परिपथ या फिर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो सर्किट या फिर कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निम्नलिखित द्वारा दी जाती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कॉर्क-स्क्रू का नियम या किरचॉफ का नियम। देखो क्या पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निम्नलिखित द्वारा दी जाती है, तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन। यदि लोह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप क्रम तक गर्म किया जाता है तो यह हो जाता है, तो यह हो जाता है स्थायी चुंबक या फिर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है, तो ए बी वर्ग या फिर यहाँ पे सी वर्ग, ई वर्ग या फिर बी वर्ग। तो यहाँ पे सही होगा भाई सी वर्ग। क्या होगा, सी वर्ग। अब यहाँ पे जो वर्ग होता है, देखो एक होता है वाई, ए, ई, बी और एफ, यहाँ पे होगा एच, फिर हो जाता है यहाँ पे सी। अब यहाँ पे जो वाई है, इसका अधिकतम जो होगा तापमान वो कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस। इसका होगा कितना भाई, 105 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना होगा, तो 120। क्या होगा भाई, ई का कितना होगा, 120। बी का कितना होगा, तो 130 हो जाएगा भाई। उसके बाद में एफ का कितना होगा, तो 155 डिग्री सेल्सियस। और एच का कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना होगा, 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, यानी इसका होता है 200 या फिर 220 या फिर 250 होता है। ठीक है, यानी 180 से क्या होगा, ऊपर ही होगा। तो क्या पूछा है, कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक, यानी अधिक, इनमें से अधिक। तो अधिक कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां से अगर पूछा जाए तो पूरा मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। किसी चालक सामग्री कंडक्टिंग को गर्म करने से उसकी चालकता केवल बढ़ती है, कम होती है, और इसमें चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, या चालकता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा भी, कम होगा। क्या होती है, कमी होती है, घट जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब ऊष्मा उत्पन्न होती है, वोल्टेज उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जो वोल्टेज है वो उत्पन्न होगा भी। क्या होगा, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, उस नियम से जो वोल्टेज है वो क्या होगा, उत्पन्न होगा भी। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्धचालक है, यानी सेमी कंडक्टर, तो जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर यहाँ पे ग्रेफाइट। तो जर्मेनियम सही होगा भाई, क्योंकि अर्धचालक
यानी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ए ऑप्शन यानी जर्मेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है बताओ। बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, एक समान रहता है या फिर एक समान रहता है। भाई बढ़ेगा भी है ना, क्या होगा, बढ़ेगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन बढ़ता है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। निम्न में से सर्वोत्तम, यहां पे है सुचालक पदार्थ कौन सा है। चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट, रेजिन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे कौन सा होगा भाई, यहां पे हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। जल या फिर अम्ल या फिर कोयला या फिर मानव शरीर। मानव शरीर तो नहीं होगा भाई, क्योंकि मानव शरीर क्या होता है, एक चालक होता है। यहां पे पूछा है कुचालक। अब कुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब मानव शरीर, तो मानव शरीर में धारा का प्रवाह होता है। अम्ल में भी होगा, जल में भी होगा, किसमें नहीं होगा भाई, कोयला में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। चार सेलों को, जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई का है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। इस यौगिक का प्रभावी जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ई बटा 4, 4E या 4 बटा ई। तो बताओ भाई क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4E होगा। क्या होगा, 4E, क्योंकि यहाँ पे जो संयोजन है, क्रम है कौन सा है, सीरीज यानी श्रेणी है। तो 4 सेल है, कितने सेल है भाई, 4 सेल। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेलों को कौन से क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब श्रेणी क्रम जो होता है उसमें धारा क्या होती है, समान होती है, और जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, और इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे ईएमएफ ई, तो E बराबर क्या होगा, तो E बराबर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा E1 प्लस क्या होगा, E2 प्लस क्या हो जाएगा, E3। क्या होगा भाई, E3। और यहाँ पे 4 सेल है ना भाई, या फिर यहाँ पे En हो जाएगा, या क्या होगा, En हो जाएगा। तो यहाँ पे En क्या करेंगे हम, ज्ञात। तो E प्लस क्या होगा, E प्लस क्या होगा, E प्लस क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो कितने सेल है, 4 सेल। तो बराबर में क्या होगा, प्लस होगा तो कितने हैं भाई, 4 सेल। तो क्या होगा, 4E। क्या हो जाएगा, 4E हो जाएगा। ठीक है, अब धारा बढ़ाने के लिए देखो भाई, धारा बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 1 बटा क्या होगा भाई, En हो जाएगा। तो बराबर में 1 बटा क्या होगा, E1 प्लस क्या होगा, E2 प्लस क्या हो जाएगा, E3। ठीक है, जितना सेल पूछे, क्योंकि इसमें देखो 4 दिया है, 4 से जैसे 5 पूछे, 6 पूछे, 10, 20 कितने पूछे, तो इस सूत्र को हम वैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा En। क्लियर, कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में घन आयन होता है, ऋणात्मक ढंग से आवेशित, धनात्मक ढंग से आवेशित, उदासीन,
परिवर्तनशील ध्रुवीय प्राप्त। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऋणात्मक ढंग से आवेशित, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। लोड सेल है एक, लोड सेल है एक स्ट्रेन गेज, फोटोवोल्टेक सेल, थर्मिस्टर, प्रेशर पिकअप या प्रेशर पिकअप। तो फोटोवोल्टेक सेल होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रयोजन से सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। देखो, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, जो कि बिल्कुल सही होगा। वोल्टेज आउटपुट घटाने के लिए नहीं होगा, आंतरिक प्रतिरोध घटाने के लिए या करंट क्षमता बढ़ाने के लिए। वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया है। चलो अगला क्वेश्चन। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित यानी चार्जड, इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलती है? विद्युत अपघटनी के रंग में, या फिर विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व, या फिर विद्युत अपघटनी की सतह से, या फिर विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलाइट के तापक्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निर्भर करता है सेल की आकृति पर, इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड के आकार पर, या फिर ये सभी। तो इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर होगा भाई, इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल बैटरी के इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है। बैटरी की जो धारिता होती है, वो जो धारिता होती है किसमें मापा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैटरी है, बैटरी की धारिता, बैटरी की धारिता किसमें नापी जाती है? एम्पियर घंटा में, एम्पियर घंटा में। बैटरी की जो दक्षता है प्रतिशत में, यहां पे क्या होगा, बैटरी की दक्षता एफिशिएंसी, तो बराबर में क्या होगा, एम्पियर एम्पियर घंटा विसर्जन, और बटे में यहां पे क्या हो जाएगा, एम्पियर घंटा आवेशन, गुणा में क्या होगा यहाँ पे 100। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? तो यहाँ पे 1.400 से कितना होता है, 1.280, या 0.250 से 0.280, या 1.250 से 1. कितना है यहाँ पे 280, या फिर 1.105 से कितना होता है 1.110। तो यहाँ पे 1.250 से 1.280 होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, चलो जी